प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। इन एन एसी जनरेटर, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय वर्चू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर. आइए इसको समझते हैं. एसी जनरेटर में एक कॉइल होती है, से PQRS, which is of insulated copper wire wound on a soft iron core. इस कॉइल को आर्मेचर भी कहते हैं. वर्ड आर्मेचर डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड आर्मेचुरा से. आर्मेचुरा मीन्स आर्मर और इक्विपमेंट. ये कॉइल या ये आर्मेचर या ये इक्विपमेंट रोटेट करवाया जाता है in a magnetic field in such a way that the axis of rotation of the coil is normal to the magnetic field. आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों चूज़ करते हैं वाइंडिंग के लिए? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, relative magnetic permeability of soft iron, that is mu r, is very large. It's greater than 1000. Due to its high magnetic permeability, magnetic field lines prefer to pass through it. Magnetic field lines are highly concentrated in soft iron. So with soft iron core we can have a strong magnetic field. So this coil is rotated in strong and uniform magnetic field. आइए अब जानें कि जब ये कॉइल रोटेट करती है तो क्या होता है. ड्यूरिंग रोटेशन कॉइल का इफेक्टिव एरिया चेंज होता है. इफेक्टिव एरिया इज A cos theta, where A is the face area of the coil and effective area is the component of area perpendicular to magnetic field. तो जब ये कॉइल रोटेट करती है इफेक्टिव एरिया A cos theta चेंज होता है. अब देखिए इस सिचुएशन में कॉइल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फेस एरिया इज A, but the component of area A normal to the magnetic field is 0. So magnetic flux through the coil in this position is 0. लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट होगी इफेक्टिव एरिया A cos थीटा इंक्रीज होगा. और इस पोजीशन में वर्टिकल पोजीशन में क्या होगा, इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल is A cos 0. Angle between area vector and magnetic field is 0. A cos 0 means A. पूरा का पूरा एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस पोजीशन ऑफ द कॉइल इज मैक्सिमम. तो क्या होता है, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस. And we know that whenever there is a change in magnetic flux, an EMF is induced in the coil and an induced current flows through the coil. Direction of induced current is in accordance with Lenz's law, and the direction of induced current is given by Fleming's right hand rule. आइए देखें. अब जब ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी कि PQ आर्म जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है और RS नीचे की तरफ जा रही है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन PQ में क्या होगी, फ्रॉम P टू Q, और RS में क्या होगी, फ्रॉम R टू S. एक्सटर्नल सर्किट में ये करंट फ्लो करेगा फ्रॉम B2 टू B1. आइए देखें कि हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा. हाफ रोटेशन के बाद ये कॉइल इस तरह से आ जाएगी. अब देखिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो गई. इनिशियली इट वाज फ्रॉम P टू Q, अब हाफ रोटेशन के बाद क्या हो गई, फ्रॉम Q टू
P, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और एक्सटर्नल सर्किट में ये फ्लो करेगा फ्रॉम B1 टू B2, यानी x से y. सो x एंड पॉजिटिव हो जाएगा और y एंड नेगेटिव, बिकॉज द करंट ऑलवेज flows from higher potential to lower potential. It enters the positive end of the resistance. Next half rotation के बाद ये फिर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम B2 टू B1. तो आपने देखा कि हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है. किस तरह का करंट हुआ ये? इट इज़ अल्टरनेटिंग करंट. ये जो कॉइल है ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड है थ्रू रिंग्स एंड ब्रशेस. ये R1 और R2 मेटल रिंग्स हैं, B1 और B2 कार्बन ब्रशेस हैं, एंड P जो है वो कनेक्टेड है रिंग R1 से, परमानेंटली फिक्स की हुई है, और S एंड जो है वो कनेक्टेड है रिंग R2 से. और यहाँ B1 और रिंग R1 का कनेक्शन ये फिक्स नहीं है. ये रिंग्स जो हैं वाइल रोटेशन ये कांटेक्ट बनाती हैं ब्रशेस के साथ. R1 कांटेक्ट बनाती है B1 के साथ और R2 कांटेक्ट बनाती है B2 के साथ. तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी इस तरह से ये रिंग्स जो हैं वो स्लिप करती हैं अगेंस्ट ब्रशेस, तभी इनको स्लिप रिंग्स भी कहते हैं. ब्रशेस और रिंग्स कनेक्टेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है. इन एंड्स को, कॉइल के एंड्स को डायरेक्टली क्यों नहीं कनेक्ट कर देते एक्सटर्नल सर्किट से? एक्चुअली कॉइल जो है इसने रोटेट करना है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, विच इज़ 50 साइकिल्स पर सेकेंड इन इंडिया. तो यहाँ जो कॉइल है उसने रोटेट करना है 1 सेकेंड में 50 टाइम्स. अगर एंड्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि कॉइल की रोटेशन के साथ साथ ये सर्किट भी रोटेट करेगा 1 सेकेंड में 50 टाइम्स. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये सर्किट 1 सेकेंड में 50 टाइम्स रोटेट करेगा तो इसकी क्या हालत होगी, ये तो टूट फूट जाएगा. तो हम क्या करते हैं, इन ब्रशेस और रिंग्स की हेल्प से एक्सटर्नल सर्किट को स्टेशनरी रखते हैं और कॉइल को रोटेट किया जाता है. आइए अब जानते हैं कि इस करंट का मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है, इस EMF का मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है. Let phi is the magnetic flux linked with one turn of the coil. If there are n number of turns, तो total magnetic flux through the coil कितना हो जाएगा, n phi. This is equal to n into B vector dot A vector, magnetic field strength, and this is area vector. This is equal to NBA into cos theta. Theta is the angle between B vector and A vector. अब अगर कॉइल रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ओमेगा किसके बराबर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, थीटा ओवर टी. तो थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा टी. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. According to Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF E is equal to rate of change of magnetic flux, N phi. N phi is equal to NBA cos omega t. Cos omega t का डेरिवेटिव होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो यहाँ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और E आ जाएगा इक्वल टू विद प्लस साइन NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी. अब साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और -1. जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, +1 या -1 होगी, तो उस केस में E किसके बराबर आ जाएगा, NBA ओमेगा, विच इज़ इक्वल टू से E0. तो ये इक्वेशन आ जाएगी E इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. इसके हिसाब से इंड्यूस्ड EMF वेरी करेगा. This is the instantaneous value of induced EMF and this is peak value or
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू वेरी करती है बिटवीन +1 एंड -1, तो ई की वैल्यू वेरी करेगी बिटवीन +E0 एंड -E0। आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। Let us assume that initially, that is at t is equal to 0, the coil is in vertical position, in this position, such that area vector is in the direction of magnetic field. अब इस position में magnetic flux through the coil will be maximum, but the rate of change of magnetic flux or the change in magnetic flux in this position will be 0. Change in magnetic flux 0 means induced EMF 0. Mathematically भी at t is equal to 0, E is equal to 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा ग्राफ में। अब कॉइल को रोटेट किया जाता है, ये कॉइल रोटेट होती है थ्रू 90 डिग्री। तो इस पोजीशन में देखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 0, बट द change in magnetic flux is maximum, rate of change of magnetic flux maximum, so induced EMF maximum, ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम। अब फर्दर अगर हम रोटेट करते हैं थ्रू 90 डिग्री, मीन्स टोटल रोटेशन हो गई 180 डिग्री। अब इस पोजीशन में फिर magnetic flux maximum, but the change in magnetic flux 0, so induced EMF 0, यानी T/2 पर ये पॉइंट आ जाएगा। T is the time period of rotation, एक रोटेशन जितने टाइम में कंप्लीट होती है। अब फर्दर 90 से रोटेशन, यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल 0, बट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। ये 3T/4 पर मैथमेटिकली ये आ जाएगा 2π/T × 3T/4, और ये आ जाएगा पाई प्लस π/2, साइन पाई प्लस π/2 इज -1, सो ये आ जाएगा माइनस, ये पॉइंट आ जाएगा -E0। और फर्दर अगर 90 डिग्री से रोटेट करें, पहले वाली पोजीशन में आ जाएगी 360 डिग्री के बाद 2π के बाद सेम पोजीशन और इंड्यूस्ड EMF 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये ग्राफ आ जाएगा और इंड्यूस्ड EMF विल वेरी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एंड दिस ग्राफ। तो आपने देखा कि इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी चेंज होती है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड मैग्नीट्यूड वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले इस मशीन को किसने इन्वेंट किया था? निकोला टेस्ला ने। यूगोस्लाव इन्वेंटर निकोला टेस्ला इज क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ AC जनरेटर। आइए जानें कि कॉइल को रोटेट कैसे किया जाता है। कॉइल को रोटेट किया जाता है बाय एक्सटर्नल मीन्स। कुछ प्लेसेस पर पानी को हाइट से गिराया जाता है कॉइल के ऊपर, जिससे कि कॉइल रोटेट करती है। नॉर्मली डैम्स जहाँ पर बनाए जाते हैं, डैम्स में पानी इकट्ठा करके वहाँ से पानी को गिराया जाता है और कॉइल रोटेट करती है। इस तरह के जनरेटर्स को कहते हैं हाइड्रो पावर जनरेटर्स। कुछ प्लेसेस पर पानी से स्टीम बनाई जाती है कोल की हेल्प से, और स्टीम के प्रेशर से रोटेट किया जाता है कॉइल को, और इस तरह के जनरेटर्स को कहते हैं थर्मल पावर जनरेटर्स। और अगर कोल की जगह न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाए स्टीम बनाने के लिए, तो उन जनरेटर्स को कहते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स। बच्चों, यहाँ हमने ये पढ़ा कि कॉइल को रोटेट किया जाता है और मैग्नेट्स स्टेशनरी रहते हैं। बहुत सारे जनरेटर्स में कॉइल को स्टेशनरी रखा जाता है और मैग्नेट्स को रोटेट किया जाता है। तो ये कुछ बातें बच्चों मैंने बताई आपको AC जनरेटर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।